कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और क्लास नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को किस वर्ष सर्व प्रचालित किया गया। इंट्रोड्यूस वाली बात है पब्लिक के लिए शुरू कब किया गया था। तो देखो पिछली क्लासों में बताया जा चुका है कि जो WWW है वो टिम बर्नर्स ली ने तो बनाया था, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था और ये पब्लिक के लिए आया था 1991 में। कोई चीज़ पब्लिक के लिए कब स्टार्ट हो रही है? पब्लिक के लिए स्टार्ट हो रही है 1991 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991। लेकिन इसका जो आविष्कार है वो 1989 में ही हो गया था। तो अगर ये पूछा जाता कि कब बनाया गया है तो 1989 में बनाया गया है। लेकिन सर्व प्रचालित यानी इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक, सार्वजनिक रूप से ये जो उपयोग इसका इस्तेमाल ये जो शुरू हुआ है, प्रयोग करना जो शुरू हुआ है वो 1991 में किया गया था। आंसर हो जाएगा 1991। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि सबनेट मास्क सबनेट जो मास्क है उसका काम पूछा गया कि ये क्या करता है। और ये भी पिछली क्लास में आ चुका है सबनेट। जैसे इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि देखो एक होता है DM और छोटे छोटे अधिकारी होते हैं SDM का। एक ज़िले में एक DM होता है, कई सारे SDM होते हैं। SDM की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल, यानी सब का मतलब होता है छोटे छोटे चीज़ों में करना। सब माने हिंदी में कहते हैं उप, है ना। तो ये इसका मतलब है कि छोटा छोटा। तो जो सबनेट होता है इसका अर्थ ये होता है कि ये कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हुआ है, चीज़ें छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई हैं, उसका अर्थ होता है सबनेट का। ठीक है, सबनेट का मतलब क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर है डिवाइड्स एन IP एड्रेस इनटू नेटवर्क एंड द होस्ट पार्ट्स। यानी एक IP एड्रेस है उसको होस्ट भागों में यानी छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा सबनेट। सबनेट का मतलब अपने आप में हमेशा याद रखो, सब शब्द जहाँ भी आएगा उसका मतलब है छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना। जो सबनेट मास्क होता है दोस्तों वो एक संख्या होती है 32 बिट की। 32 बिट की एक ये संख्या होती है। कितने बिट की होती है? 32 बिट की एक संख्या होती है जिसको कहा जाता है सबनेट मास्क। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फायरवॉल के बारे में पूछा गया है कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पहले फायरवॉल के बारे में स्टोरी समझ लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है, तो आपको सब कुछ निकाल लोगे। फायरवॉल दोस्तों क्या चीज़ होती है? ये एक निगरानी करने के लिए एक चीज़ होती है। निगरानी करनी है कि जो हमारी वेबसाइट है यानी कोई इंटरनेट है उस पर जो ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक मतलब लोग कितने आ रहे हैं, तो इनकमिंग ट्रैफिक कितना है और आउटगोइंग ट्रैफिक कितना है। एक तो इनकमिंग ट्रैफिक देखा जाता है कि कितने लोग आ रहे हैं इंटरनेट पे, और एक होता है आउट गोइंग ट्रैफिक कि इंटरनेट पे कितने लोग आके चले जा रहे हैं। आए कितने और गए कितने, दोनों दो तरह के ट्रैफिक होते हैं। दोनों तरह के ट्रैफिक की ये निगरानी करता है। क्या करता है? फायरवॉल निगरानी करता है। तो फायरवॉल क्या कर रहा है? ट्रैफिक की निगरानी करता है। कौन से ट्रैफिक की? इनकमिंग ट्रैफिक की और आउटगोइंग ट्रैफिक की। समझ गए साहब? इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट पे कितने लोग तो आए सर्च करने देखने और कितने लोग इंटरनेट पे सर्च करके जा चुके हैं। पूरी ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार कौन हो जाता है? फायरवॉल। ओके, और क्या क्या काम है इसका? तो ये काम जैसे निगरानी करके करता क्या है, तो ऐसी चीज़ें जो खराब हैं, जो अनऑफिशियल हैं, जो चीज़ें अनऑफिशियल हैं यानी अनधिकृत हैं, अनधिकृत यानी अनऑफिशियल, जिनको अथॉरिटी नहीं है, ऐसी चीज़ों को ये ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक। तो अनऑफिशियल चीज़ों को ये ब्लॉक कर देता है, ट्रैफिक की निगरानी करता है। ये सारे काम हो जाते हैं फायरवॉल के। और क्या करता है ये? कुछ तरह के ऐसे साइबर अटैक होते हैं उनको रोक लेता है। कुछ तरह के, सभी तरह के अटैक नहीं रोक सकता, लेकिन ये फायरवॉल जो है वो कुछ तरह के जो साइबर अटैक हैं, जो साइबर हमले होते हैं, उनको ये रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो ये भी आपने समझ लिया। और क्या क्या करता है ये? तो ये जो फायरवॉल है, हमने 3 चीज़ समझी। एक तो ट्रैफिक को रोक लेता है, इनकमिंग ट्रैफिक को, आउटगोइंग ट्रैफिक को। दूसरा हमने समझा कि अनधिकृत चीज़ों को ब्लॉक कर सकता है। तीसरा हमने समझा कि कुछ साइबर हमले हैं जिन्हें रोक सकता है। एक चीज़ और फायरवॉल के बारे में आपने समझनी है कि जो फायरवॉल है वो एक हार्डवेयर भी हो सकता है। एक ये हार्डवेयर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, हार्डवेयर, और ये सॉफ्टवेयर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। जो फायरवॉल होता है वो सॉफ्टवेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हो और वो हार्डवेयर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इतनी आपने नॉलेज ले ली। अब आप स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट क्या है? फायरवॉल
केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है। केवल इनकमिंग की निगरानी नहीं करता, ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के ट्रैफिक की निगरानी करता है। समझे? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल शब्द था वो गलत था, ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरह के ट्रैफिक की निगरानी करता है। दूसरा सवाल है कि फायरवॉल अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर सकता है। तो ये बात तो सही है, मैंने बताया भी है कि अनधिकृत पहुंच को ये ब्लॉक कर देता है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकता है। तो ये यहाँ पर देखो क्या बताया था कि सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोकता, कुछ ही साइबर हमलों को ये रोक पाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, सभी प्रकार के हमलों को नहीं रोक सकता, कुछ ही हमलों को रोक पाता है। चौथा स्टेटमेंट ये है कि फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ बताया भी है कि जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। तो कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पर देखो, यहाँ स्टेटमेंट कौन से सही हो रहे हैं? एक तो हो रहा है साहब दूसरा वाला स्टेटमेंट सही, और एक हो रहा है चौथा वाला स्टेटमेंट सही। तो आंसर हो जाएगा इसका ये 2 और 4। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा फायरवॉल भी समझ लिया साहब। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो डीएनएस है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? डीएनएस के बारे में पूछी गई हैं चीज़ें। ये डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? आपको पिछली क्लासों में बताई भी थी कि डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यही तो थी, है ना, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है। अब इसका जो काम पूछा गया, काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है दोस्तों डीएनएस का कि जो भी आईपी एड्रेस है, जो आईपी एड्रेस होता है उसको ये क्या करता है? डोमेन नाम देता है। डोमेन नाम देता है, डोमेन नाम में ये बदल देता है। तभी तो नाम है इसका ना डोमेन नेम। नेम माने क्या होता है? नाम। तो कोई भी आईपी एड्रेस है उसको ये डोमेन नेम में बदल देता है, यानी उस आईपी एड्रेस को ये डोमेन नाम में बदल देता है, ताकि इंसान जो है वो उस आईपी एड्रेस को पढ़ सके, ताकि इंसान कोई भी उस आईपी एड्रेस को पढ़ सके, उस नाम को समझ सके। तो डीएनएस का काम क्या हो जाएगा? काम क्या हो जाएगा? डीएनएस का काम, ऑप्शन कहाँ है इस तरीके का? डी 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 ये गया डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदल देता है। डी ऑप्शन था इसका आंसर, सही जवाब हो जाएगा। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदल देता है। तो डीएनएस का काम समझ लिया। डीएनएस का काम क्या समझा आपने कि डीएनएस की फुल फॉर्म हो जाती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका जो काम ये है कि आईपी एड्रेस जितने भी हैं उसको डोमेन नेम्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ आपको इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ डिवाइस दिख रहे हैं, जैसे राउटर, स्विच, मोडेम और एक्सेस पॉइंट। इन सब के काम पूछे गए हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। राउटर क्या करता है, स्विच क्या करता है, मोडेम क्या करता है, एक्सेस पॉइंट क्या करता है। तो आइए समझते हैं। तो ये सबसे पहले राउटर का समझते हैं अपन। राउटर क्या करता है दोस्तों? जो हमारा नेटवर्क होता है, जो भी इंटरनेट के लिए नेटवर्क चाहिए, तो हमारा जो नेटवर्क है उस पर ट्रैफिक कैसे काम करेगा उसको ये कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को ये क्या करता है? निर्देश देता है। समझ गए? ट्रैफिक, जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको निर्देश देने का काम कौन करता है? राउटर करता है। अगला ऑप्शन है स्विच। स्विच का काम क्या होता है? तो देखो सभी जानते हैं यार, हमारे घरों में भी स्विच इस्तेमाल होता है, सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेगा। स्विच का इस्तेमाल तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग घर में भी करते हैं। तो ये डिवाइस जितने भी हैं, उपकरण जितने भी हैं, उपकरणों को ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। कौन करता है? स्विच करता है। तो राउटर का काम क्या था? नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्शन देना। स्विच का काम क्या हो गया? डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करना। मॉडेम वाली कहानी तो कई क्लासों में आ चुकी है। ये मॉडेम हमारा इंटरनेट चलाता है, यानी जितने भी सिग्नल्स आएंगे, जो भी सिग्नल मिल रहे हैं इंटरनेट चलाने के लिए, उन सिग्नलों को ये सभी जगह भेज देगा। जो भी डिजिटल सिग्नल्स आएंगे उनको ये भेजेगा, कन्वर्ट करके भेजेगा। तो ये मॉडेम जो है वो सिग्नल से रिलेटेड काम करता है, जितने भी डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको सही जगह भेज देता है। अब बच गया एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट तो यार एक्सेस करा रहा है, एक्सेस करा रहा है इंटरनेट को। ये सारी चीज़ें आपके घरों में हो सकता है, अगर आपके घर में वाईफाई लगा होगा या आपकी लाइब्रेरी में वाईफाई लगा होगा तो पता होगा राउटर, स्विच, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट सारी चीज़ें लगती हैं। थोड़ा सा अगर आप अवेयर होगे तो आप जानते होगे, नहीं तो फिर नहीं जानते होगे। एक्सेस पॉइंट क्या करता है दोस्तों? वाईफाई का कवरेज देता है। जो घरों में वाईफाई लग रहा है, लाइब्रेरी में लग रहा है,
तो वाईफाई कवरेज को ये पूरी तरह से बढ़ा देता है ताकि आपके मोबाइल में हाई स्पीड इंटरनेट चल सके। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। राउटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक निर्देश, ठीक है। अब अपन मैच कर लेते हैं। राउटर क्या कर रहा था? नेटवर्क ट्रैफिक निर्देश। तो कहाँ लिखा है इसमें? नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देश कर रहा है, ठीक है। तो ए का चौथा हो जाएगा, ए का ये चौथा हो गया सीधे सीधे। स्विच क्या करता है? स्विच कर रहा है उपकरणों को कनेक्ट। तो उपकरण कनेक्ट किए गए, देखो ये लिखा ना, उपकरणों को कनेक्ट करता है, तो ये दूसरे नंबर पे है। तो बी का हो जाएगा दूसरा, पी का हो गया दूसरा। मॉडम क्या कर रहा है? मॉडम कर रहा है सिग्नल्स से रिलेटेड काम। तो सिग्नल कहाँ लिखी? ये लिखी है ना, डिजिटल सिग्नल्स। तो ये तीसरे नंबर पे है सिग्नल वाला। तो ये मॉडम का काम हो जाएगा तीसरे नंबर से। और आखिरी बच गया एक्सेस पॉइंट। इसका मतलब होता है वाईफाई कवरेज को बढ़ाना। तो वाईफाई कवरेज ये लिखा, वाईफाई कवरेज ये नंबर 1 पे है, तो यहाँ नंबर डी के सामने लिख लेंगे नंबर 1। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। सीधे सीधे इसका यही वाला आंसर हो गया। तो ये आपने ये भी समझ लिया। अब समझते हैं अपन अगला सवाल। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सवाल। ये है HTTP 04 एरर। आप कभी कभी वेबसाइट खोलते होगे कोई सी, जैसे लोअर PCS का आपको फॉर्म भरना है, या किसी भी तरह की आपको वेबसाइट खोलनी है, किसी का भी फॉर्म भरना है, आपको PCS का फॉर्म भरना है। कभी कभी होता है ना, वेबसाइट खोली और लिखा आ जाता है एरर, है ना, HTTP 404 एरर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज द टर्म HTTP 404 एरर सिग्निफाई? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सभी जानते हो कि साहब काम नहीं हो पा रहा है, काम खराब चल रहा है, जो चीज़ हमें सर्वर पर ढूंढनी थी वो नहीं मिल सकती है। तो इसका आंसर हो जाता है कि साहब सर्वर पर संसाधन नहीं मिल सकता, जो हमने रिक्वेस्ट की है जिस रिसोर्स के लिए वो अभी फाउंडेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। तो सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सकता, ये HTTP 404 एरर का मतलब होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल सकता है। ये तो सिंपल चीज़ थी, सब जानते हैं। कई बार अपन लोग वेबसाइट खोलते हैं तो लिखा आ जाता है सर एरर एरर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जो ये होता है एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT, इसका रीज़न क्या है? ये क्या करता है? इसका उपयोग पूछा गया है। NAT, नेटवर्क एड्रेस और ट्रांसलेशन। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ये भी सवाल आ सकता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में NAT की फुल फॉर्म क्या है? NAT की फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, ये पूछा गया है। अब इसको समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो जैसे दोस्तों IP एड्रेस होता है, आपने सुना है IP एड्रेस? तो कई सारे IP एड्रेस ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, बहुत कम उनके पास IP एड्रेस है। तो क्या होता है, जब IP एड्रेस बहुत कम है तो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं नेट, यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, कई सारे IP एड्रेसेस को अलग अलग जगह एक्सेसिबल बना देता है, ताकि जहाँ कमी हो रही है वहाँ पे भी IP एड्रेस पहुँचाया जा सके। जैसे आपके यहाँ पे मान लो पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा 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 पानी सब जगह बांट देते हैं। ऐसे ही इसका काम है, जब IP एड्रेस कम है तो थोड़े थोड़े IP एड्रेस सब जगह बांट दो, इसका काम हो जाता है NAT का, ठीक है साहब। और जो पानी की कमी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी जगह सब जगह बांट देंगे, और कुछ पानी हम अपने लिए संरक्षित रखेंगे ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। ये नेट भी यही करता है, पानी को कई जगह बांट देगा और कुछ पानी अपने लिए फ्यूचर के लिए बचा के रखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो देखो ये गया कि कई उपकरणों को सार्वजनिक IP एड्रेस साझा करने की अनुमति देकर IP एड्रेस को संरक्षित रखता है। इसका मतलब देखो, ये जो इसकी भाषा है वो कठिन है, भाषा कंप्यूटर में कठिन होती है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि खोपड़ी में बैठ जाए। ये जो टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसने क्या किया, IP एड्रेस को अलग अलग जगह शेयर कर दिया। क्या कर दिया? शेयर कर दिया। और कुछ IP एड्रेस प्रोटेक्शन में रखा, यानी सेफ रखा, संरक्षित रखा, ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। वही इसका आंसर है। आप देखो साहब, कई उपकरणों को सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति दे दी, यानी कई घरों में पानी पहुंचा दिया। साझा मतलब शेयर कर दिया, ठीक है। और
आईपी एड्रेस को संरक्षित रखा, सेफ रखा। जैसे पानी हमने शेयर कर, पहले हमने पानी शेयर किया, ऐसे यहाँ पे आईपी एड्रेस शेयर कर लिया और कुछ आईपी एड्रेस हमने सेव करके रखा, संरक्षित करके रखा। ये पूरे का पूरा जो काम किया वो किसने किया? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन ने। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल है, जो हम फेसबुक चलाते हैं उससे रिलेटेड है कि फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम पूछा गया है। कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के न्यूज़ फीड यानी समाचार फीड में, समाचार फीड का मतलब होता है आपने जैसे ही फेसबुक खोली तो आपको कई सारे फ़ोटो और वीडियोस दिखाई देने लगते होंगे, लोगों के पोस्ट दिखने लगते होंगे, उसी को कहते हैं समाचार फीड। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूज़ फीड। क्या कहते हैं? न्यूज़ फीड। समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है। कितना खतरनाक सवाल है ना। इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि फेसबुक जो चलाते हैं उसके लिए कौन सा ऐसा एल्गोरिदम यूज़ होता है कि हमारी न्यूज़ फीड हमारे हिसाब से छट के आ जाए ताकि समय बच सके, सारी चीज़ें बच सकें। मतलब हम अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे हम लोग अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में, ठीक है साहब, तो हम जैसे ही अपना फेसबुक खोलेंगे तो ऐसी कई सारी पोस्ट आने लगेंगी जो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित होंगी। जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा होगा, आईएएस का मॉक इंटरव्यू का वीडियो आ जाएगा। मतलब हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें हमारे फेसबुक में आने लगती हैं। तो ऐसा वो कौन सा एल्गोरिदम है जिसकी वजह से हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हमारे पोस्ट पे दिखने लगती हैं, हमारे न्यूज़ फीड में दिखने लगती हैं, उसको कहते हैं एज रैंक। एज रैंक एक एल्गोरिदम होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें हमें अपने फेसबुक पे दिख रही हैं, इंस्टाग्राम पे दिख रही हैं, यूट्यूब आप खोल रहे हो तो आपको यूट्यूब पर ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग देखना पसंद करते होगे तो आपको ब्लॉग दिख रहा है, आपको घूमना पसंद है तो आपको मनाली की फ़ोटो दिखने लगेगी। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज़ें खुलती हैं उसको कहते हैं एज रैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा एज रैंक। ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल तगड़ा है साहब, ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल से संबंधित है। ज़ीरो ट्रस्ट जो एक मॉडल होता है उसके ऊपर ये सवाल है। ये कंप्यूटर में वायरस वगैरह को रोकने के लिए एक मॉडल बनाया गया है, ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल। मतलब ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ को वेरीफाई करेंगे उसके बाद ही अपने कंप्यूटर में उसको प्रवेश करेंगे। तो जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मतलब ही ये है कि ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है किसी पे, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद हो। है ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, गाना सुनाइए। तो ये मॉडल यही कहता है कि ट्रस्ट किसी पर नहीं करना। कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में, अपने नेटवर्क में अगर एंट्री करानी है तो हम सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या वो सही है, कहीं उसमें वायरस तो नहीं है। तो इसीलिए ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसके ये असर्शन रीजन वाला सवाल है, कारण और कथन वाला। कथन ये है कि ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। सही बात है, ट्रस्ट बिल्कुल जीरो है तो भरोसा नहीं है, तभी इसका मतलब यही तो हुआ, ट्रस्ट जीरो है इसका मतलब कोई भी चीज़ स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है भैया। तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अब इसका कारण देखते हैं, रीज़न देखते हैं। रीज़न इसका क्या है कि ज़ीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है। वही तो मैंने बताया कि हम हर चीज़ को वेरीफाई करेंगे इस मॉडल में, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, सत्यापन करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि क्या वो उसमें वायरस तो नहीं है। तो सत्यापन की पूरी आवश्यकता होती है। कारण भी इसका सही है और यही इसकी व्याख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ज़ीरो ट्रस्ट सेफ्टी मॉडल जो होता है, ज़ीरो ट्रस्ट वाला, ज़ीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल, वो यही कहता है कि ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, किसी भी चीज़ पर कोई भरोसा नहीं करना, सारी चीज़ों का सत्यापन करके ही अपने कंप्यूटर में प्रवेश कराना है। ओके, तो इस तरह से आपने ये सवाल भी समझ लिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल है वीपीएन से संबंधित। वीपीएन का इस्तेमाल आप जानते ही हो कि अपनी चीज़ें छुपाने के लिए किया जाता है, अपनी लोकेशन, अपने प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। वीपीएन मतलब वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, वीपीएन का काम ये होता है दोस्तों कि जैसे अपन कोई भी ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो वो लोगों को पता ना चल पाए, तो ये हमारी चीज़ों को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट करने का मतलब है
कि सिर्फ वीपीएन कंपनी को पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको पता है, दो लोगों के बीच में ये एनक्रिप्ट है। ओके, कई लोग क्या समझ लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि साहब किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होता। वीपीएन जो है, जिस कंपनी ने वो बनाया, उसको तो चीज़ें पता होंगी ना कि आप क्या कर रहे हो। तो अंधेरे में मत रहना, रात में कुछ भी देख लेते हो, वीपीएन कंपनी सब पता रहती है बेटा कहाँ का क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों के से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी बाहरी पर्यवेक्षकों को नहीं अज्ञात कर पाता। वीपीएन कंपनी को पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सभी को ये ज़ीरो नहीं कर देता है। सभी को ऐसा नहीं है कि सभी को कुछ नहीं पता चलेगा। वीपीएन कंपनी को आपको सब पता चल जाएगा बेटा तुम क्या चला रहे हो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एनक्रिप्ट करता है। ये सारी चीज़ें अज्ञात नहीं कर देता, अननोन नहीं बना देगा किसी को। एनक्रिप्ट मतलब प्रोटेक्टिव कर देगा, सुरक्षित कर देगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट ये था कि वीपीएन उपयोगकर्ता और वीपीएन सर्वर के बीच डेटा इनक्रिप्ट करते हैं। वही तो मैंने बताया कि जो यूज़र है, जैसे आप यूज़र हो और वीपीएन सर्वर मतलब कंपनी, वीपीएन का जो खुद का सर्वर है, इनके बीच में डेटा इनक्रिप्ट होता है, सुरक्षित रहता है। वीपीएन जो प्रदाता हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, वीपीएन कंपनी है, उसे गतिविधि की निगरानी का अधिकार होता है। वो चाहे तो आप कुछ भी कर रहे हो, वो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को पता होगा। तो ये बात सही है, ये बात गलत थी। कथन इसका गलत है और कारण इसका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए जो है वो गलत है और आर इसका सही है। तो कहाँ हो गया ये आंसर? ए और आर। इसका ए कहाँ गलत लिखा है साहब? ये लिखा, ए गलत है और आर सही है। ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के कुछ सवाल थे इम्पोर्टेंट। ये 7 क्लास हो गई। 8वीं क्लास में ये पूरा दूसरा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि एमएस पावर पॉइंट, जो एमएस पावर पॉइंट है, इसका आविष्कार किसने किया था? एमएस पावर पॉइंट की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। धीरे धीरे हम चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास में दूसरा टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एमएस पावर पॉइंट के आविष्कारक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।